good afternoon, good evening, good evening, good evening. Hi everyone, good evening, good evening, good evening. वहां से चला दे. Good evening everyone, good evening everyone. Am I audible? Am I visible? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी को? Yes everyone. Is the audio video clear to everyone? मैं एक बार देख रही हूँ पिछली क्लास में तुम्हें कहां तक लिखवाया है. ओके, मैंने कुछ होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का रीडिंग. मैक्रोफाज एक्ट एज अ ठीक है, लाइफ साइकिल कराई थी, अभी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करानी है. ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब बढ़िया चल रहा है बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी, ऑल गोइंग वेल, एवरीथिंग गोइंग फाइन? यस, सब बढ़िया, सब बढ़िया. ठीक है, चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया. पढ़ाई कर, राइटिंग कैसी है बेटा? मैं ये बोल रही हूं कि तुम लोग वो करके आए हो. मैंने वैसे तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए कहा था, थोड़ा सा पार्ट होमवर्क दिया था एनसीईआरटी से पढ़ने का, तो वो अगर नहीं भी पढ़ के आए हो, वैसे मैं पढ़ना चाहिए, वैसे तो इतना कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं दिया था, तो वो मैं आज वैसे खुद भी एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी आपको एचआईवी का. अच्छा, एक चीज और, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बेटा जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है ना, जो जिसका क्वेश्चंस मुझे कराना है, वो मैं कल ही कराऊंगी, क्योंकि आई थिंक कल ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा. तो कल जब ये चैप्टर फिनिश होगा, इस चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे, तो साथ में ना बेटा वो वाले क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, और कल मैं आपको एक 11th का नया टारगेट दे दूंगी. ठीक है, इसलिए मैं आज क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूँ. ठीक है, यस. स्लाइड मैप चल रहा होगा यार, मेरे को नहीं पता है. युगल, स्लाइड मैप सब चल रहा है? क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं. हाँ खैर बेटा, वो तो हुआ है, अब उसका क्या कर सकते हैं. हाँ, क्विक रिवीजन करा रहे हैं. हाय प्रियांशु, स्लाइड मैप चल रहा है, बच्चे कह रहे नहीं चल. हाँ ऑन है ना? हाँ बस ठीक है, फिर बंद कर दे. अरे बच्चे डॉक्टर कम और पेशेंट ज्यादा बन जाते हैं एकदम से. हाँ, तो एक बारी पीछे क्लास का रिवाइज करेंगे. हाँ, तो एक बच्चा कह रहा है कि मैम आपका इंस्टाग्राम डिसेबल कर दिया है. हाँ, सस्पेंड कर दिया है इन लोगों ने, इंस्टाग्राम वालों ने. भगवान जाने क्या किया था, मैंने क्या बिगाड़ा था उनका, जो मेरा उन्होंने इंस्टाग्राम को सस्पेंड कर दिया. ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, जो है सो है. ठीक है, उसमें बस मेरी कुछ पुरानी जो होते हैं ना, कई सालों पहले की फोटोज डाली होती है, वो थोड़ी सी मिस होती है. और ऑफ कोर्स तुम लोग जो स्टोरियां बना बना के डालते हो, बट एनीवे क्या कर सकते हैं बच्चों, है ना. देखते हैं उसका क्या होगा, है ना. मतलब मेरे को नोटिफिकेशन आया दैट आई एम प्रिटेंडिंग टू बी समाप्ति. मतलब मैं प्रिटेंड कर रही हूं कि मैं समाप्ति हूं, पर मैं समाप्ति नहीं हूं. व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस बिहेवियर इंस्टाग्राम, प्लीज. ठीक है, तो एनीवे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आई वॉजंट प्रिटेंडिंग टू बी समाप्ति, आई वॉज समाप्ति देयर. ओके, अब क्या कर सकते हैं बच्चों, उसकी कहानी छोड़ते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं बच्चों लेक्चर. एंड और हम बेटा शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 10 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. हाँ भाई, इंस्टाग्राम की तुम लोग बैंड बजाओ कि ये लोग इन लोगों ने हिम्मत कैसे की ऐसे करने की, तुम्हारी मैम को सस्पेंड कर दिया इंस्टाग्राम से. ठीक है, बदतमीज ना हो तो सामने मिल जाता ना तो भी बताती मैं. ठीक है, तो एड्स का बेटा थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा है ना वो हम करेंगे. अरे फीडबैक उसका कुछ काम नहीं करता है बेटा, उसका कोई बहुत ही बेकार सिस्टम है, उसमें कुछ नहीं कर पा रही थी मैं, आई एम हेल्पलेस. ठीक है, देखते हैं उसका क्या होता है. एंड ड्रग्स पार्ट 1. ठीक है, एंड ड्रग्स पार्ट 1, मतलब ड्रग्स को हम 2 कैटेगरीज में करेंगे. तो फाइनली हम चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं. अच्छा, ड्रग्स के साथ में अल्कोहल वाला पार्ट भी थोड़ा सा है, वो भी हम करेंगे. ठीक है, यस. तो सुनो, हमने पिछली क्लास में बच्चों एड्स के बारे में पढ़ा था, राइट. एड्स के बारे में पढ़ा था, यस. एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं बच्चा पार्टी. फुल अटेंशन चाहिए आप लोगों का. ठीक है, फुल अटेंशन चाहिए.
हाँ, आप लोग के सजेशंस में बाद में देख लूंगी, ठीक है। यस, तो क्या करते हैं बच्चों, एड्स के बारे में हमने जो पढ़ा था बच्चों, तो एड्स के बारे में हमने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, जिसको कि एक रेट्रोवायरस बोला जाता है, क्योंकि इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेट्रो वाला जेनेटिक मटेरियल होता है, पुराना जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अच्छा, एक दो बातें ना हमने एड्स के बारे में लिखी नहीं थी, तो जब मैं आप लोग के डाउट्स ले रही थी शायद, तब मैंने उसको आंसर किया था, तो मैं अभी लिखवा दूंगी आप लोगों को कि फर्स्ट टाइम एड्स कहां पे पाया गया था फर्स्ट टाइम। तो एड्स वाज फर्स्ट बेटा फाउंड इन द होमोसेक्सुअल्स इन द ईयर 1981 में फर्स्ट टाइम यूएस में होमोसेक्सुअल्स में एड्स को सबसे पहली बारी डिटेक्ट किया गया था। तो मैं इसको एक बारी आपको लिखवा भी दूंगी, ठीक है, एक बारी मैं इसको लिखवा भी दूंगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात बच्चों, ऑफ कोर्स डेडलीस्ट डिजीज है, बहुत खतरनाक है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा मौत होती है इसकी वजह से। आपने इसके वायरस का स्ट्रक्चर अगर देखा होगा तो इस तरीके से इसमें बेटा लिपिड बाइलेयर थी, और इसमें एक बाहर की तरफ प्रोटीन की कोटिंग थी, एक अंदर की तरफ प्रोटीन की कोटिंग थी। जो इसका लिपिड बाइलेयर था, इसमें इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे पड़े थे, जिसकी मदद से ये होस्ट के सेल्स को अटैक करता था बच्चों। और इस ये जो मैंने पिन जैसे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, इसको आपने बोला था GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120, जो कि आपके बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट सेल्स हैं बच्चों, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, उन सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ में ये क्या करता है, कंबाइन करता है। मतलब GP120 जो है ना, ये एक्चुअल में CD4 रिसेप्टर्स के साथ में कंबाइन करता है, जो कि आपके मैक्रोफाजेस या टी हेल्पर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। जब दोनों का बेटा इंटरैक्शन होता है, CD4 जो कि आपके मैक्रोफाजेस या आपके टी हेल्पर सेल्स पर प्रेजेंट है, और GP120 जो आपके HIV पर प्रेजेंट है, जब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है, तो फिर बेटा आपका जो HIV है वो अपना जेनेटिक मटीरियल आपके सेल्स के अंदर इंसर्ट कर देता है। स्टेप बाय स्टेप बच्चों आप अपने नोट्स खोल के देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। इसके अंदर बेटा 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अच्छा, इसके ऊपर जो 2 प्रोटीन की कवरिंग थी, बाहर वाली होती है P17 और अंदर वाली होती है P41, ये प्रोटीन कैप्सिड्स हैं, कवरिंग थी। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसके साथ एसोसिएटेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके साथ एसोसिएटेड बच्चों एंजाइम्स, इंटीग्रेज, ऐसे कुछ आपने नाम लिखे होंगे जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है कि यार मैम जब इन दोनों का इंटरैक्शन होता है तो इसका जब इंसर्शन होता है आपके मैक्रोफाज या किसी भी टी हेल्पर सेल के अंदर, इसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर चले जाना। अब बेटा क्या होगा आगे जाके सेल के अंदर, सपोज ये तुम्हारा सेल है जो कि आपका मैक्रोफाज है, सपोज ये तुम्हारा मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज के अंदर आपका खुद का न्यूक्लियस है और आपका खुद का DNA है जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है, राइट हैंडेड हेलिक्स है आपके पास। जैसे एंडोसाइटोसिस होती है और वायरस का RNA आपके अंदर आ जाता है सेल के अंदर, तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके आप RNA से क्या बनाते हो, DNA, RNA से बनाते हो DNA, जिसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसे क्या बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा P24 रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आप लोगों को याद है ना, कोई बात नहीं, चलो इस पे आओ, वो जल्दी जल्दी बोलते बोलते उल्टा लिख दिया होगा। RNA से बनता है बेटा DNA, जो कि क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और DNA से फिर बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से बनता है डबल स्ट्रैंडेड DNA, राइट। क्या बनता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जाके बच्चों कहां जुड़ जाता है, आपके DNA के साथ में जुड़ जाता है। और इसको जोड़ने में कौन मदद करता है, इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज बेटा इस चीज की इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, इंटीग्रेज इस चीज की इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। और जब बेटा जुड़ जाता है ये, तो आगे जैसे जैसे आपका खुद का DNA जब बेटा ट्रांसक्राइब करेगा, तो इस वायरस का भी DNA ट्रांसक्राइब करेगा। जब आपके जो अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है, जब प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो वायरस का भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। बेसिकली आपके वायरस का टारगेट ये है
कि वो आपकी मशीनरी को यूज करके अपने खुद के आरएनए, अपने खुद के डिजायर्ड प्रोटीन्स बनाता रहे और अपनी प्रोजेनी बढ़ाता रहे, अपनी प्रोजेनी बढ़ाता रहे। अब इस तरीके से बेटा ये इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा फैलाता है, स्पेशली मैक्रोफाजेस के अंदर, क्योंकि मैक्रोफाज को बोला जाता है एचआईवी की फैक्ट्री, और एचआईवी की फैक्ट्री होने का मतलब यहां पर बहुत ह्यूज अमाउंट में आपकी न्यू 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 प्रोजेनी एचआईवी की बनती है। लेकिन साइमल्टेनियसली मैक्रोफाजेस के साथ साथ में जो सेल्स बेटा आपके अफेक्ट होते हैं इन्फेक्शन से, दैट इज बेटा कॉल्ड एज द T helper cell. That is what? That is called as the T helper cell. T helper cells का नंबर नॉर्मली होता है 1200 पर mm³ ऑफ द ब्लड, और इसके इन्फेक्शन के बाद बेटा इनका नंबर हो जाता है ओनली 200 पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर आपके T helper cells इतने ज्यादा कम हो जाएंगे per mm³ of blood, तो T helper cells are a part of cell mediated immunity and they are very very important cells. Why? They are the most important cells of immunity because जब T helper cells होते हैं तभी आपके B cells बेटा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रख पाते हैं, और तभी बेटा आपके दूसरे टी सी सेल्स भी जो होते हैं ना वो भी काम कर पाते हैं। बेसिकली वो हर एक सेल को हेल्प कर रहा होता है। दैट इज द रीजन बच्चों, अगर टी हेल्पर सेल गॉन तो एंटायर इम्यूनिटी गॉन। और आपने फिर एक लाइन लिखी थी, ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मतलब जो घात लगाए बेटा पैरासाइट्स बैठे हैं, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, इनका बहुत इजीली इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज इम्यूनो डेफिशिएंट हो गई, आपकी इम्यूनिटी ही डेफिशिएंट हो गई। और इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएगी तो भाई बहुत आसानी से आप किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में आने पर बीमार पड़ सकते हैं। हमने यहां तक बेटा किया था। पहले में एक बारी ना एक वो जो होमोसेक्सुअल वाला पॉइंट, और 1981 में इसे डायग्नोस किया गया था, सबसे पहले पाया गया था ये, तो वो वाला पॉइंट एक बारी लिखवा देती हूं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्या करती हूं, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर मैं क्या करवाऊंगी आपको, डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं और प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, और जो हमारी एनजीओ वगैरह काम कर रही है वो सब के बारे में मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट आप ना ऐसे करके नोट डाल के लिखो। आई थिंक रिवीजन तो हो गया बच्चों, पिछली क्लास का रिवीजन तो हो गया। डन 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 एवरीबॉडी, यस। अरे मोड ऑफ ट्रांसमिशन सुचिता बेटा लिखवाया तो था, अब उसको रिवाइज कराऊं क्या वापस से? हाँ अरे बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने लिख तो लिया था, सेफ सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नो नो नो, इन्फेक्टेड मदर से फीटस को हो जाता है, मतलब इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर से फीटस को हो जाता है, प्लस ड्रग अब्यूजर्स को बहुत कॉमनली होता है। अगर सिरिंज वगैरह या कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो जाए तो ये लोग हाई रिस्क पर रहते हैं, ठीक है, यस। चलो नोट डाल के लिखेंगे, एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, एड्स वॉज first reported in the US in 1981 in homosexuals। और एक चीज बेटा आप लिख लो, वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? एंड वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, ठीक है। इससे लिख लो ऋतु बेटा हैप्पी बर्थडे, जिसका भी बर्थडे है बच्चों, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिनका भी बर्थडे है। फटाफट से इसे लिखो। पहले थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे। अच्छा मुझे याद आया, लास्ट क्लास में तो बच्चों तुम्हें मैंने एनिमेशन भी दिखाया था ना, फटाफट से कर लो, डन। हाँ हाँ मैं रुक रही हूँ, रुकिए प्लीज, मैं रुक रही हूँ, मैं रुक रही हूँ, डोंट वरी, आप नोट कर लो, मैं रुक रही हूँ। डन।
Many of you are asking the meaning of homosexual, although I assume that a lot of you already know and still asking, and a lot of you don't know. मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में मतलब नहीं पता और बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में मतलब पता है, बट फिर भी पूछ रहे हैं. Homosexuality means if any person has a sexual attraction to the same gender, so that is called as homosexuality, the same sex interest. ओके, सो नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं. 8 जहां पे दिया हुआ है बच्चों, हाँ ठीक है, करें स्टार्ट. करें स्टार्ट. ओके, the word AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome. हालांकि तुम पढ़ के आए होगे बेटा, पढ़ना चाहिए, मैं एनसीईआरटी रीडिंग कराती हूँ वो ठीक है, लेकिन आपको पढ़ के भी आना चाहिए बच्चों. ठीक है, और पेज नंबर कमेंट्स में 154 बता रहे हैं और 138 बता रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप देख लो. दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट कंजेनाइटल. बोला इसका मतलब होता है इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी जो कि एक्वायर की गई हो, एक ऐसी इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी जो कहलाती है एड्स. इसका मतलब वो कंजेनाइटल तो डेफिनेटली नहीं है. सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसा कि बच्चों बिल्कुल अटेंशन के साथ में करना है. ठीक है, बिल्कुल अटेंशन के साथ में, जिसने पढ़ लिया ना वो दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि यार सिम्टम्स का मतलब, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि मल्टीपल चीजों से आप इंपैक्ट हो रहे होते हो, अफेक्ट हो रहे होते हो, जिसकी वजह से उन सबके सिम्टम्स आप में दिख सकते हैं. एड्स को पहला रिपोर्ट किया गया था 1981 में. इन लास्ट 25 years और सो इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपल. इतने सारे लोगों को किल कर चुकी है अभी तक. ठीक है, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. एचआईवी से कॉज होता है, जिसको कि रेट्रोवायरस भी कहा जाता है. अ ग्रुप बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरसेस which have an envelope enclosing the RNA genome. प्रोटीन कोटिंग होती है. ठीक है, हमने लिख लिया है क्या प्रोटीन कोटिंग होती है. ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, कैसे ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफर करने पर या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफर होने पर, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज. जो अभी आप पढ़ोगे, कई ड्रग्स को इंट्रावीनसली लिया जाता है. ठीक है, तो इंट्रावीनसली जो ड्रग्स को लिया जाएगा, जैसे आप ओपिएट नार्कोटिक्स में कई सारे पढ़ेंगे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सेम सिरिंज यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेरी इजीली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा. सो people who are at high risk of getting this infection includes the individual who have multiple sexual partners, drug addicts who take intravenously, individual who require repeated blood transfusions and children born to an HIV infected mother. ये exact बेटा लाइन पूछी जाती है, exact लाइन. People who are at high risk of getting this infection includes dash dash dash. It includes those individuals जिनके multiple sexual partner होते हैं. It includes those people जो drugs intravenously लेते हैं. It includes those people जिनको repeated blood transfusion चाहिए होता है, या जो कि एक infected mother से born होते हैं, high risk पर होते हैं ये HIV से सफर करने के लिए. Do you know when do people need repeated blood transfusions? कब लोगों को repeated blood transfusions चाहिए होता है? Suppose in case of blood cancer और in case of बच्चों in excessive blood loss. ठीक है, उसमें रिपीटेड तो नहीं चाहिए होता है, इमीडिएटली चाहिए होता है. ठीक है, सो और ऐसे केसेस में बच्चों क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसा होने के. It is important to note that HIV is not spread by mere touch or physical contact. सिर्फ physical contact से नहीं होता है, body fluid से होता है. Hence, it is hence imperative for the physical and psychological well-being that HIV infected persons are not isolated from family and society. इसीलिए उनको थैलेसीमिया बच्चे लिख रहे हैं. वेरी गुड. ठीक है, तो वेरी गुड यार, तुम लोगों ने थैलेसीमिया के बारे में वैसे पढ़ा है. अच्छा, तो यानी कि ऐसे लोगों को बच्चों फैमिली से, सोसाइटी से
एलिमिनेट या सेक्यूल्यूड नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सिर्फ फिजिकल टच से या उनके साथ रहने से ये नहीं हो जाता, ठीक है। There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptom. This period may vary from few months to many years. ये वाली लाइन में अभी आपको लिखवाऊंगी, ये वाली लाइन में अभी आपको लिखवाऊंगी। डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल क्यों हो जाता है? आप किसी चीज के लिए डॉक्टर के पास कब जाते हैं? पढ़ा है ना? चलो, आप बेटा किसी चीज के जेनेटिक्स में, ओके, आप किसी चीज के लिए डॉक्टर के पास तभी जाते हैं बेटा। कई लोग तो पता है क्या होता है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जाते ही नहीं डॉक्टर के पास, खुद बेटा एनालिसिस करने लगते हैं, गूगल करते हैं, गूगल खोल के। बहुत सारे लोग, ये तो मैंने तुमसे पहले भी डिस्कस किया, कुछ भी खुद को प्रॉब्लम हुई, हाय तौबा, उसको सर्च करेंगे, आई एम हैविंग ब्लू मार्क ऑन माई लेफ्ट लेग, प्लीज टेल मी आई एम सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, ठीक है। तो आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं, खुद सर्च करके फिर खुद ही को बीमारी पता चल जाती है कि हमें क्या बीमारी हुई है, और फिर बेटा ज्यादा मौत आती है, हुआ कुछ नहीं है, आपको लगेगा हाय तौबा मेरे को तो ये हो गया है, ठीक है। तो आधे लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम होती भी है ना, तो वो बहुत, कई लोग होते हैं जो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं हर छोटी चीज के लिए, और कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा होने के बाद भी, है ना, बहुत ज्यादा होने के बाद भी डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस, दोनों ही स्थिति खराब है। अब बंदा बेटा डॉक्टर के पास जाता ही तब है जब आपको कुछ तो दिखे कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तब आप जाओगे डॉक्टर के पास, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बेमतलब कि हम डॉक्टर के पास चले गए, है ना, कि भाई हम खुद, अनटिल एंड अनलेस तुम फुल बॉडी चेकअप करा रहे हो या स्पेसिफिकली जानने के लिए करा रहे हो कि यार हर साल करा लेते हैं कुछ ना कुछ ये टेस्ट, जिससे कि जो कि हायर चांसेस होते हैं कि किसी इंसान को हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत रेयर टू रेयर केसेस में होता है। तो इसके सिम्टम्स जो है ना बेटा, इन्फेक्शन हुआ और सिम्टम्स आने में काफी टाइम लग जाता है। गूगल तो कैंसर ही बता देता है, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। गूगल में तो सर्च करोगे ना, तो भाई इसीलिए ना सर्च ही नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। और कल को तुम बेटा मेडिकल कॉलेज में चले गए ना, एमबीबीएस में तुम चले गए, जस्ट घुसे, जस्ट एंट्री की है तुमने, तुम्हारे बेटा आधे मित्र और तुम्हारे आधे रिलेटिव तुमको यही, बेटा मेरे को ये दिक्कत हो गई है, मुझे बता दो कौन सा मेडिसिन लेना है, बेटा मेरे को ये बता दो कौन सा मेडिसिन है, बेटा मेरा ना पैर बहुत दुखता है, हमको मेडिसिन बता दो, ठीक है। तो तुम बस घुसे नहीं कि बेटा तुम अपने परिवार के लिए डॉक्टर बन जाओगे। हाय देवता, देवता है रे, देवता मानुस है रे तू, ठीक है। तो उसके लिए भी तुम रेडी रहो, ठीक है, उसके लिए भी तुम रेडी रहो। बट एनीवे बच्चों, क्योंकि इसके सिम्टम्स आने में ना बच्चों काफी टाइम लग जाता है, लैग पीरियड होता है बहुत ज्यादा, वही लिखा है कि देयर इज अ टाइम लैग, इन्फेक्शन हुआ और उसके सिम्टम्स आने में क्या बोलते हैं, बहुत समय लग जाता है, और जिसकी वजह से बेटा मतलब बहुत लेट हो जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है ना बच्चों, ट्रीटमेंट आपको पता है, इट्स नॉट लाइक कैंसर, कैंसर का तो फिर भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके केस में बोला जाता है प्रिवेंशन इज द की, आप प्रिवेंट करो। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, अगर आपको पता है कि एड्स किस किस कारण से फैलता है, तो उन कारणों का ध्यान रखो, उन कारणों का ध्यान रखोगे, फैलने से रोकोगे, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात है, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे की जाती है बच्चों, डायग्नोसिस के लिए ना सबसे पहले जो डायग्नोसिस के लिए किया जाता है वो एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं एलाइजा, और इस एलाइजा के बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ोगे एलाइजा क्या होता है। और पहले मैं इस चीज को लिख देती हूँ बच्चों ना, एक एक करके ना लिखूंगी, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बार एनसीईआरटी के आगे की रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं ये पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, फिर मैं एक एक पॉइंट लिखूंगी, फिर एक एक पॉइंट समझाऊंगी, ठीक है। हाँ, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, virus enter into the macrophage where the RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बोला बॉडी के अंदर जाने के बाद वायरस जो होता है मैक्रोफाज के अंदर जाता है, उसका जो आरएनए जीनोम होता है वो रेप्लिकेट कर जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, एक्चुअल में वायरल आरएनए बनाता है। एंजाइम कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी मदद से वो करता है। Viral DNA get incorporated into the host cell, whole cell DNA and direct to the infected cells to produce virus particle। जो वायरल डीएनए ऑफ कोर्स बेटा पहले सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड बनता है, फिर होस्ट के डीएनए के साथ में वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करने लगता है। The macrophage continue to produce the virus and in this way act like HIV factory। बोला कि मैक्रोफाज कंटिन्यूअसली एचआईवी के लिए बेटा घर की तरह काम करता है, फैक्ट्री की तरह काम करता है, और वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में वो अपनी प्रोजेनी बढ़ा लेता है। साइमल्टेनियसली इट एंटर्स इनटू द हेल्पर टी सेल्स दैट इज द टीएच, रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस वायरस प्रोजेनी।
Progeny virus released into the blood attack other T lymphocytes, and this is repeated, leading to a progressive decrease in the number of T lymphocytes in the body of infected person. T lymphocytes के में भी जा रहा है, उसके अंदर भी बेटा अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है, फिर उनसे बाहर निकल रहा है, फिर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक कर रहा है, जिसके कारण आपके टी लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस. देखो सिम्टम्स में कुछ कुछ तो यहीं पे दे दिया है कि आपको, लेकिन बेटा देखो, एक आप खुद सोच के देखो ना, ये इतना कॉमन सिम्टम है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको अगर फीवर आया, आप कभी सबसे पहले ये डायग्नोस नहीं करोगे कि आपको एड्स हो गया है, या डायरिया हो रहा है बंदे को, तो वो ये नहीं सोचेगा कि उसको एड्स हो रहा है, या वेटोस हो रहा है तो एड्स हो रहा है. तो फर्स्ट सोच जो है ना वो कभी जाती नहीं है उस तरफ, इवन आफ्टर आपको इनिशियली फीवर दिख रहा है या डायरिया या वेट लॉस दिख रहा है ना. ठीक है. ड्यू टू द डिक्रीज इन द हेल्पर टी लिम्फोसाइट द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस दैट वुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम्ड, लाइक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई एंड इवन पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा. बोला इस वजह से आप उन सारी बीमारियों से भी सफर करने लगते हैं जो शायद आप ना सफर करते अगर आपके टी लिम्फोसाइट्स का नंबर रिड्यूस ना हुआ होता. ठीक है. पेशेंट बिकम्स इम्यूनो डिफिशिएंट दैट ही और शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम दीज इन्फेक्शन. इतना इम्यूनो डेफिशिएंट हो गए कि आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं. अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट. ऐसे मैं आगे लिखवाऊंगी इसी के बारे में. एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल. ओके ठीक है, इसके बारे में मैं अभी लिखवाती हूँ तुम्हें. प्रिवेंशन ऑफ एड्स उसके बाद में पढ़ाऊंगी. ठीक है बेटा. एनसीईआरटी की रीडिंग डाल एक बार मेरे को थम्स अप दे दो. ये नलायकों वाली बातें ना कुछ बच्चे जो करते हैं ना, मेरे को भी फीवर है, बट स्टूडेंट्स को तो आधे टाइम सर दर्द और फीवर तो होता ही है, पेट में दर्द. ठीक है चलो डन बच्चों. यस तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डायग्नोसिस. ठीक है. इनकी डायग्नोसिस तो डायग्नोसिस में पहला पॉइंट तो हम लिखेंगे वो कि सिम्टम्स आने में बहुत टाइम लगता है, पहले तो हम वो लिखेंगे. ठीक है. वेरी नाइस बच्चों, वेरी वेरी गुड. तो पहला पॉइंट तो हम लिखेंगे देयर इज अ टाइम लैग. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे एनसीईआरटी वाले ही हैं. देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड appearance of symptoms. Which may vary from a few months to years. Few months to even years. ठीक है. Then a widely used diagnostic test for AIDS is ELISA. इसके बारे में बायोटेक वाले चैप्टर में अपन पढ़ने भी वाले हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELISA? इसका फुल फॉर्म तो बहुत ज्यादा पूछा जाएगा. अभी तो बेटा तुम फुल फॉर्म मतलब अभी तो तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आगे तो तुम्हें पूरा प्रोसेस ही पढ़ना है, तो फुल फॉर्म तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. एक चीज और मैं लिख रही हूं जो एक्स्ट्रा ज्ञान है, एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है.
कंफर्मेटरी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। इससे पहले बेटा लिख लो, इससे पहले बेटा लिख लो एक बारी, डन 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 डन। मैं तुम लोगों के ना चैट्स ऑफ कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ने इनको ना बिल्कुल बेटा गंद मचा देते हैं इसमें। चलो डन 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 कर लो जल्दी से। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है ना, कि एक मैंने लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक मैंने लिखा हुआ है कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। एक मैंने लिखा है डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक मैंने लिखा हुआ है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है ना बेटा, वो डायग्नोसिस मतलब सबसे पहला जो टेस्ट किया जाता है जानने के लिए कि एड्स हुआ है या नहीं, पहला जो टेस्ट बेटा डायग्नोसिस के लिए किया जाता है वो टेस्ट किया जाता है ELISA, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका प्रोसेस मैं आपको अभी नहीं बता रही हूं कि इसका प्रोसेस क्या होता है या किया कैसे जाता है, ये मैं नहीं बता रही हूं आपको कि मैम एंजाइम लिंक क्यों बोला, इसमें करते क्या है, टेस्ट क्या करते हैं, क्योंकि उस पूरे टेस्ट को हमें बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ना है। मैं साइड हो जा रही हूं, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, अगर किसी का एलाइजा पॉजिटिव आता है, अगर किसी का एलाइजा पॉजिटिव आता है कि एलाइजा पॉजिटिव आ गया, तो उसको और मजबूत कंफर्मेशन के लिए कि हाँ 100% है या नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए बेटा एक टेस्ट किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब ये चीज आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी है कि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, उन्होंने सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया हुआ है। तो जब बेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉजिटिव आता है तभी बंदा कंफर्मेटरी टेस्ट कराता है, जिस कंफर्मेटरी टेस्ट को बोला जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो पहले मेरे को बता दो बच्चों, यहां तक हो गया तुम लोगों का? यस, यहां तक हो गया, डन 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 डन। कोई दुखद समस्या, कोई दुखद समस्या? हाँ, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होता है पर उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस हो गया बच्चों, आई थिंक तुम लोगों ने लिख भी लिया है। अब देखो बेटा, इसका ना एड्स को क्योर तो नहीं किया जा सकता, ट्रीटमेंट हालांकि आपके एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है कि कुछ ड्रग्स का यूज किया जाता है, जैसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का जो आप यूज कर रहे हो, या ऐसे और भी ड्रग्स होते हैं बेटा, जैसे एजाइडोथाइमिडीन, AZT, इसको भी यूज किया जाता है एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। बट इनमें से कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो इंसान को बचा नहीं रही है, उसकी लॉन्जेविटी को बढ़ा रही है, मतलब जीने का जो उनका नंबर ऑफ ईयर्स है बस उसको बेटा बढ़ा सकती है, लॉन्जेविटी को बढ़ा सकती है, पर इसको क्योर नहीं कर सकती, ठीक है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, एड्स को प्रिवेंशन के बेटा वही चीजें लिख लो, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है ये आपको जानना ही नहीं है, ऑलरेडी वेस्टर्न ब्लॉटिंग मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया हुआ है, आप बस ऐसे लिख लो, याद रख लो कि दिस इज अ मेथड टेस्ट, दिस इज अ टेस्ट। उसका पूरा प्रोसेस आपको नहीं बताना है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग, जब जरूरत ही नहीं है, जब वर्ड ही नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, ऑलरेडी एक्स्ट्रा बताया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी एक्स्ट्रा बताया हुआ है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, ड्रग अब्यूज नहीं करना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं करना है, यूज ऑफ कॉन्डोम्स वाइल सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ एट ऑल देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। वैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स को यूज करना चाहिए। बस यही सारी चीजें हैं जिनसे बेटा फैलता है, अगर उसको रोक लिया जाए तो बस प्रिवेंशन हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या बोला मैंने, ट्रीटमेंट कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं होता है, ट्रीटमेंट में सिर्फ आप लॉन्जेविटी को बढ़ा रहे हो, बंदे की लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे हो, पर आप उसको क्योर नहीं कर रहे हो, ये याद रखना तुम, ठीक है, वो क्योर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। यस यस, चलो लिखते हैं।
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नहीं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बाद में लिखते हैं, पहले ट्रीटमेंट लिखते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में मुझे कुछ तुम्हें एनजीओज वगैरह के बारे में भी बताना है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स with some antiretroviral drugs and antiretroviral drugs and other drugs are not completely effective, can only increase longevity of the person. Longevity यानी life of a person, ठीक है। फिर हमें लिखना है प्रिवेंशन एंड क्योर, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड दो। जो बोला बेटा प्रिवेंशन क्योर में वही चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, ठीक है। रेगुलर चेकअप भी करा सकते हैं ऑब्वियसली, रेगुलर चेकअप्स, बस दैट्स इट। ऐसा कुछ बेटा पर्टिकुलरली तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है वो सब, वो वाले पॉइंट्स कि ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, ड्रग अब्यूज नहीं करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा सुनो, इसको लोगों को इससे बचाने के लिए, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी, आपने देखा कि कितने मिलियन लोगों की डेथ होती है बच्चों इससे, तो हमारे कुछ एनजीओज ने और प्लस एड्स के लिए स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो नैको और बहुत सारी अदर बेटा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज भी इस चीज के लिए काम करती है कि लोगों में अवेयरनेस रहे। जैसे हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था ना कि लोगों के बीच में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो उसका मुद्दा है कि भैया देखो एड्स को प्रिवेंट अगर कर लिया जाए तो वो अच्छा है। तो लोगों के बीच में पहले बात तो एड्स के बारे में जितनी भी उनकी मिथ्स है उसको तोड़ा जाए, तो लोगों को एजुकेट करो भाई, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उसमें डिस्पोजेबल नीडल्स और डिस्पोजेबल सिरिंज के यूज को प्रमोट करो, फ्री कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट किया गया है, ठीक है। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाए जाएं, इस चीज के को प्रमोट किया है। सेफ ब्लड बैंक्स बनाए गए, क्योंकि आपको पता है ब्लड एक बहुत बड़ा बेटा एक फैक्टर है जिससे कि एड्स फैलने की संभावना होती है, तो सेफ ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें बेटा नैको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड बाकी एनजीओज भी काम करती है लोगों को एडुकेट करने में, क्योंकि बच्चों खुद सोच के देखो बच्चों कि ऑफ कोर्स बहुत खतरनाक बीमारी है और किस तरीके से ये फैल रही है। मैं एक पॉइंट बताने वाली थी, मैं आपका ना चैट देख के ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कुछ बच्चे इतनी बकवास करते हैं, ठीक है। क्या ही बोले यार, तुम पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं हो, तुम इतने क्या ही बताएं, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। पढ़ने के लिए आए हो चुपचाप से पढ़ो यार, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो
बेटा जस्ट गिव मी 2 minutes, okay? I'll be back. You write it. बेटा आई एम सो सॉरी, 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 आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, आई एम सो सॉरी। ठीक है, बहुत एक्चुअली मैं किसी को बेटा डायरेक्शन बता रही थी तो मेरे को उसमें हेल्प करनी थी, तो उसके लिए बेटा आई एम सो सॉरी। ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी, पर डायरेक्शन बताने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो गलत दिशा हो जाती है किसी के जाने में। ठीक है, बहुत वो होने लगता है, क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कितना टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे एनजीओज, आवाज आ रही है ना अभी? ठीक है, बहुत सारे बेटा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड बेटा नैको। ठीक है, नैको का मतलब होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अभी अपन लिखते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है कि भाई एड्स से किसी तरीके से बचा जा सके। ठीक है, एड्स से किसी तरीके से बचा जा सके। क्या कर रही है ये? इट इज वर्किंग for the betterment of society, create awareness among people, and educate people, about AIDS. It includes, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? It includes number 1, creating safe blood banks, जो कि बहुत जरूरी है बच्चों। ब्लड बैंक्स, क्रिएटिंग सेफ ब्लड बैंक्स, यूज ऑफ डिस्पोजेबल
वन टाइम यूज वाला डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, needles and syringes free distribution of condoms, ठीक है। और क्या क्या है बेटा, कुछ छूट रहा है तो मुझे एक बार बता दो। यस, ऑफ कोर्स एजुकेट तो कर ही रही है लोगों के बीच में। हाँ हाँ, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। बेसिकली लोगों को ना अवेयर कर दिया है, ठीक है, अवेयर कर दिया है। हाँ, अवॉइड ड्रग्स, अवॉइड ड्रग्स, इस पर बहुत बेटा सख्ती बरती जाती है, ड्रग्स पर बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाती है, ठीक है। यस, अवॉइड ड्रग अब्यूज, राइट, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, सेफ सेक्स को प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल सही। ये जनरल बातें हैं बेटा, जनरल बातें, ठीक है। एंड एक्चुअल में यस, आई एम सो सॉरी, ये सारी चीजें ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बच्चे ने ये लिखा भी है कि ये तो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को एश्योर किया है। इट इज बेटा डन बाय, इट इज अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दीज पॉइंट्स बेटा, दीज आर under the World Health Organization, these are the steps undertaken by World Health Organization। ये मेरे से पॉइंट मिस हो गया था, ये चीज मुझे आपको ये बच्चे ने याद दिलाई है मुझे। सो दीज ऑल पॉइंट्स आर बेटा अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफ कोर्स इंश्योर करना चाहती है कि एक हेल्दी सोसाइटी मेंटेन रहे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है, अगर इस चीज को क्या करना है, जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना है, और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट लोगे उतनी ज्यादा शायद बेटा इफेक्टिव चीज हो सकती है। तो उसके लिए जब किसी को भी बेटा कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं तो एक तो कई लोग सोसाइटल प्रेशर में ना बेटा ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए जाते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटल थिंग्स ना एसोसिएटेड, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद दिस। सो एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट बच्चों, एंड देयर शुड नॉट बी एनीथिंग टू हाइड, किसी चीज को छुपाने की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसे फील होती है तो वन मस्ट इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए विदाउट एनी शेम एंड यू नो दैट थिंग, ठीक है। यस, एक बारी बेटा डन हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं एक बारी एनसीईआरटी से रीड करा देती हूं। देखो बेटा, आपने एड्स के बारे में ना बेटा ज्यादातर चीजें जो कॉन्सेप्ट वाली बातें थी वो तो पिछले दिन आपने पढ़ी ली थी। आज हमने 2-3 बेटा ऐसे पॉइंट्स पढ़े जिससे हालांकि क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डायग्नोसिस टेस्ट किससे किया जाता है, एलाइजा, उससे डेफिनेटली सवाल आता है। अच्छा, कि सिम्टम्स को आने में कितना टाइम लगता है, उससे सवाल आता है। नैको की फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यस, बाकी मोटा मोटा मेजर हमने एड्स का टॉपिक पहले ही पढ़ लिया है। आज हमने ज्यादा एनसीईआरटी की रीडिंग करी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने यहां तक बेटा डन कर लिया है। तो मैं एक बार प्रिवेंशन ऑफ एड्स कर लूं, प्रिवेंशन ऑफ एड्स बेटा पढ़ा दूं आपको एनसीईआरटी से। यस, तो एनसीईआरटी की भी एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डन हो गया है। यस, देखो, एज एड्स हैज नो क्योर, क्योंकि एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। और वैसे भी बच्चों किसी भी बीमारी का प्रिवेंशन ही बेटर होता है, होने से अच्छा है कि प्रिवेंट हो जाए, है ना। Moreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid। मतलब कोई बताना चाहेगा इस अंग्रेजी की लाइन का मतलब कि HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid। इसका मतलब समझ में आया? थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे तो समझ आ जाएगा। अंग्रेजी की वर्ड टू वर्ड मतलब पता करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हमें पता नहीं चलता ना कि हो गया, हमें टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, अपन को पता नहीं चलता,
लेकिन एड्स जो होता है ना बच्चों, ज्यादातर एड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो खुद के कारण से पता होते हुए भी हो जाती है, हमारी खुद की गलती से हो जाती है, इंटेंशनली हो जाती है, ठीक है, इंटेंशनली हो जाती है, पता होते हुए भी हो जाती है। ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, पता है कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, पता है कि इससे हो सकता है क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में। नो यूज ऑफ बैरियर मेथड इवन आफ्टर नोइंग दैट इट माइट हेल्प यू। तो जानबूझकर अगर पता होने के बावजूद ये गलतियां की जाए तो वो एड्स है एक्चुअल में, ठीक है, कॉन्शियसली पता है ऑफ कोर्स, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा पता है ऐसा नहीं है, बट मोस्टली पता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन न्यू बॉर्न में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। ऑब्वियसली अगर बच्चे से माँ को हो रहा है तो वो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो रहा है, राइट। या फिर बेटा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो रहा है तो वो भी किसी और की गलती की वजह से हो रहा है, राइट। The only excuse may be ignorance and it has been rightly said, don't die of ignorance। बोला सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो इग्नोरेंस की वजह से ही डेथ हो रही है, और इसीलिए कहा जाता है प्लीज डोंट डाई आउट ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से तो एटलीस्ट बेटा डेथ नहीं होनी चाहिए, जो चीज को रोका जा सकता है, ठीक है। इन आवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एनजीओज आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। WHO has started a number of programs to prevent spreading of infection, जैसे कि making blood from blood banks safe from HIV, use of only disposable needles and syringes in private and public hospitals, free distribution of condoms, controlling the drug abuse, advocating safe sex, promoting regular health checkups in HIV in susceptible populations are some of the steps taken up। तो WHO ने बेटा ये सारे बेटा steps अपनाए हैं ताकि यार इस चीज को रोका जा सके, कंट्रोल में लाया जा सके। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आपको अगर याद आ रहा हो, बेटा आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ना आपस में बकवास ही करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्या बोला जा रहा है। सिर्फ हर टॉपिक का ऐसा नहीं होता, कुछ चीजें बेटा प्रैक्टिकली लाइफ में भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन के लिए थोड़े पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग में चीजों को लाना भी है ना। जैसे ये वाली लाइन बोली है ना बेटा, इसमें बहुत अच्छा एक मीनिंग है। जब कोविड हुआ था ना लोगों को, तो कई बार कोविड में भी लोग छुपाते थे कि कोविड हो गया है। सिर्फ अपनी हेल्थ की बात नहीं है इसमें, है ना। इट इज नॉट कि सिर्फ अपनी हेल्थ आप बचा रहे हो, आप अपना मैं कि मैं बच जाऊं या मेरा पता चल जाए जल्दी तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं वाली बात नहीं है, एक्चुअल में ये एक ऐसी भयंकर बीमारी है कि अगर आपको है और आप इस चीज को अवॉइड कर रहे हो या आप इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सोचो कि आप आगे कितने लोगों में ये चीज फैला सकते हो। तो कोविड के केस में भी ऐसा होता है, तो लोग आपको है तो कोई बात नहीं, आपके हो सकता है इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आपने जिस बंदे को इन्फेक्ट कर दिया हो सकता है कि उसकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक है कि उसको आपकी वजह से कुछ हो जाए। तो नॉट बिकॉज कि आप किसी को मैं तो मैं टाइप्स, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी वजह से आपके जो आसपास के लोग हैं उनमें ना प्रॉब्लम हो जाए, है ना। समझ आ गई बात? यस एवरीबॉडी। तो वही बात है कि इन्फेक्शन ऑफ HIV हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। छुपाना इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपल, है ना। तो भाई लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग हालांकि ना कम ही होते हैं, ठीक है, सच्चाई है ये। बोलना आसान है, बोलते हैं ना, ये फैक्ट है, बोलना आसान है लेकिन फॉलो करना डिफिकल्ट, बट करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा कि सारी जनता खराब ही होती है, ठीक है, अच्छे और बुरे का सब मेल है। HIV AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society। उनको हेल्प की जरूरत होती है, कंसर्न की जरूरत होती है, ना कि आप सोसाइटी से उनको एकदम ही अलग कर दो। Unless society recognizes it as a problem to be dealt with a collective manner, the chances of wider spread of the disease increased manifold। अगर जब तक कि सोसाइटी इसको इस तरीके से नहीं लेगी, सोसाइटी इसको समझेगी नहीं कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, जब तक ये सोसाइटी नहीं समझेगी ना, तब तक ये और ज्यादा भयंकर तरीके से फैलेगी, ठीक है। It is malady that can only be tackled by the society and the medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease। तो हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है और सोसाइटी है, अगर मिलके बेटा ढंग से काम करे तो इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। डन डस्टेड, डन एंड डस्टेड। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है सबकी एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करी है। नो मैटर
आपको यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग से बेटा मेरा भी बहुत सारा टाइम जाता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर यू गाइज। अगर आप बेटा ढीठ हैं आप सोसाइटी के उन कैटेगरी के बच्चों में से हैं जो ढीठ हैं, तो बस ये क्लास आपके लिए है, ताकि आप एनसीईआरटी मेरे साथ साथ तो कम से कम रीड कर लें, ठीक है। एक तो सर बोलना बंद करो भाई, सर नहीं है हम। हालांकि आजकल बेटा सर लोगों के भी बाल होते हैं, तो बाल तो फ्लॉन्ट करने से कुछ नहीं होता कि मैं ऐसे दिखाऊं कि दिख रहे हैं आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। बाल किस बेटा, ऐसे बालों से कुछ वो थोड़ी है। चलो डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। मुझे लगता है कई मतलब लड़कों के जेनेटिकली बाल ज्यादा सुंदर होते हैं, घने होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। लैशेस, माई ब्रदर हैज गॉट सम ब्यूटिफुल लैशेस एंड आई यूज्ड टू बी सो जेलस कि मेरे तो लैशेस ही नहीं है, भगवान ने मेरे को लैशेस ही नहीं दिए। और मैंने यूजुअली देखा है लड़कों के लैशेस बड़े सुंदर होते हैं यार, ठीक है। हाँ चलो डन 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 एवरीबॉडी, यस ऑल द सपोला आर्मी इन द हाउस, ठीक है। चलो स्टार्ट करें बच्चों। ड्रग हेडिंग डालोगे, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। देखो ये वाली चीज अभी लिखना मत, अभी ये वाला जो चीज है ना, ये पूरा लिखना मत। मैं बताती हूं कि इसमें आपको लिखना क्या है, ठीक है। मैं आपको भी बताऊंगी कि आपको लिखना क्या है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों को ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता है, बट आपको एज इट इज जो एनसीईआरटी में ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है, कौन सी ड्रग का कौन सा रिसेप्टर होता है, कौन सी ड्रग एग्जैक्टली क्या करती है, कौन सी ड्रग बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाती है, कौन सी ड्रग बॉडी की एक्टिविटी को घटा देती है, कौन सी ड्रग हैल्यूसिनेशंस क्रिएट करती है, एवरी सिंगल थिंग साइंटिफिकली यू नीड टू नो, ठीक है। साइंटिफिकली पता होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात? यस एवरीबॉडी। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालोगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। और ये ना एनसीईआरटी की लाइन है, ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको एक बार ही पढ़ाती हूं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द यूज ऑफ ड्रग्स हैज इंक्रीज्ड स्पेशली अमंग द यूथ जो एडोलेसेंट एज ग्रुप वाले लोग होते हैं ना, एडोलेसेंट एज ग्रुप वाले लोगों में सबसे ज्यादा ये होता है, क्योंकि ये वो एज है जिसमें हॉर्मोन्स जो होते हैं वो पीक पर हैं, और दिशा और दशा भटकने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। सही या गलत में भेद ना कर पाने की जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है वो इसी एडोलेसेंस एज ग्रुप वाले लोगों में होती है, और ये बहुत ज्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एज इट कुड कॉज मेनी हार्मफुल इफेक्ट। इसे लिखना नहीं है अभी आपको, ये कहानी है, ठीक है। Proper education and guidance would enable the youth to safeguard themselves against these dangerous behavioral patterns and follow the healthy lifestyle। बोला कि प्रॉपर अगर एजुकेशन हो और गाइडेंस हो तो ऐसे केसेस में आप ऐसे लोगों को बचा सकते हैं, या ऐसे लोगों को कुछ डेंजरस बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में बता सकते हैं, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं जिनसे उनकी वो इन सारी चीजों से बचे रहे, ठीक है। जैसे कि बच्चों आपके आसपास में भी ना, जैसे खुद कोई इंसान अगर ड्रग अब्यूज नहीं भी करता है, लेकिन अगर आपके आसपास आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हालांकि ऐसे फ्रेंड्स होने ही नहीं चाहिए जो ऐसा करते हो, क्योंकि आप बोलते हैं ना संगति का असर होता है, बट यार कई बार कई लोग कई गलत चीजों में पड़ जाते हैं। तो आप अगर कुछ बिहेवियर पैटर्न नोटिस करेंगे ना बच्चों, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, या ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो जो लोग यूजुअली एडिक्टेड हो जाते हैं, ड्रग्स में होते हैं या अल्कोहल में होते हैं, ड्रग्स की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, तो उनमें बहुत ज्यादा शिफ्ट इन बिहेवियर आता है, उनका बिहेवियर जो होता है बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, जो मैं आपको पूरे ड्रग्स के बारे में पढ़ाने के बाद में आपको बताऊंगी, जिसको देख के बेटा हो सकता है आप उनकी हेल्प कर पाए। आप नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली क्योंकि आप कोई काउंसलर नहीं है, बट एटलीस्ट आप उनके पेरेंट्स को, आप उनके एजुकेटर्स को बता सकते हैं ताकि वो उनकी फर्दर हेल्प कर पाए, ठीक है। ऐसा ना हो बेटा कि उसकी हेल्प करने के चक्कर में, समझ रहे हो ना आप, तो वो सारी चीजें नहीं करना है बेटा, बिकॉज इट्स ऑफकोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग, ऑफकोर्स इट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, ठीक है। अब हमें बेटा किन ड्रग्स की कैटेगरी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज। अब ये जो नलायकी वाली बात करते हैं, आंखें रेड हो जाना, अबे नलायक
आंखें रेड बहुत सारी चीजों से हो सकती है। ये आते हैं फिर महान बच्चे, अपने मन से ही कुछ भी, ठीक है। The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Majority of these are obtained from flowering plants. Some of them are obtained from fungi. मैं आपको बेटा अभी आपने कुछ नहीं लिखा है ना, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो सबसे कॉमनली जो ड्रग्स अब्यूज की जाती हैं उसमें कोकेन आता है, कोका एल्केलॉइड्स, ओपियोइड्स आते हैं, ओपिएट नार्कोटिक्स, कोकेन, मॉर्फिन, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स आते हैं बेटा, हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ठीक है। और हेल्यूसिनोजेंस बहुत सारे आते हैं, जैसे आप पढ़ोगे एलएसडी के बारे में, ठीक है। तो सो मेनी ऑफ द ड्रग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। ये आपने इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है। आप ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज डाल के आपने ड्रग्स लिखा होगा और आप सबसे पहले एडिक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। आप मुझे पहले बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्शन अकॉर्डिंग टू यू। आपके अकॉर्डिंग बेटा एडिक्शन का क्या मतलब है? आपके अकॉर्डिंग बच्चों एडिक्शन का क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ बच्चों एडिक्शन? आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, मैं कमेंट्स में पढ़ूंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्शन अकॉर्डिंग टू यू? हिंदी वर्ड का मतलब मत बता देना कि लत लगना। लत लगना क्या होता है वो तो मेरे को भी पता है कि लत लगना, ठीक है। नशा भी मत बोलो, नशा, अरे इसका मतलब मुझे ऐसे समझाओ ना, तुम तो इसका बेटा हिंदी इंग्लिश बता रहे हो, ठीक है। मुझे इन जनरल ऐसे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग। लत लगना, हैबिट, लत लगना, ठीक है चलो। यानी कि क्या चाय का भी एडिक्शन हो सकता है? क्या टी इज ऑल्सो, इफ somebody wants to consume tea all the time, if somebody wants to consume tea all the time, so they are also addicted. If someone wants to consume chocolates all the time, so they are also addicted. If someone wants to sleep all the time, spam all the time, they are also addicted. हाँ, एडिक्शन का मतलब होता है you need that thing continuously in your body, ठीक है। तो continuous presence तुम्हें किसी भी चीज की चाहिए, ठीक है। You need continuous presence of a particular chemical in your body. और अगर तुम उस केमिकल को सडनली कट ऑफ कर देते हो, योर मूड बिकम्स लाइक, ठीक है। समझ आ रही है बात? ऐसा कोई भी चीज जिसका की प्रेजेंस बॉडी में कंटिन्यूसली चाहिए होता है, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट। और पता है बच्चों, लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट होती है, ऐसे सेंटर्स पे जाते हैं, तो उनको जब ड्रग्स लेने से रोक दिया जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स शो करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, शेकी, एंग्जाइटी होने लगती है, घबराने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, ये सब विड्रॉल सिम्टम्स है। तो एडिक्शन का लत लगना जो बेसिक मतलब होता है, यू नीड द कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल इन योर बॉडी, यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट। इफ यू सडनली स्टॉप टेकिंग इट, यू विल शो ऑल दोज विड्रॉल सिम्टम्स, जिसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से आप बेटा लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्शन? कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ anything is needed in the body and इसी को बोला जाता है एडिक्शन। इसी को बोला जाता है बच्चों एडिक्शन। इसको सबसे पहले नोट कीजिए, इसको सबसे पहले बच्चों नोट कीजिए। फिर मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट बताऊंगी, जिस फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमें चीजों को पढ़ना है ताकि वो चीजें कंपैरेटिवली इजी हो जाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने बहुत रैंडम वे में ना ड्रग्स को मेंशन किया हुआ है, हम उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नोटेड, डन, डन। हेडिंग बेटा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज करोगे, उसके नीचे पहला हेडिंग डालोगे ड्रग्स, उसके नीचे पहला डेफिनेशन लिखोगे एडिक्शन, उसके नीचे पहला डेफिनेशन लिखोगे एडिक्शन। अब हम ड्रग्स की कैटेगरी के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हमें किस तरीके से ड्रग्स को पढ़ना है। ऊपर वाला कुछ भी नहीं लिखना है बेटा, पहले ही बता चुकी हूं, ऊपर वाला कुछ नहीं लिखना है, फिर पूछ रहे हो, ठीक है। अब आप फ्लो चार्ट बनाइए कि हमें ड्रग्स को कितने कैटेगरीज में पढ़ना है।
तो क्योंकि एनसीईआरटी ने तो बेटा रैंडमली दिया हुआ है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं दिया हुआ है, तो अभी तो तुम्हें पढ़ने में मजा आता है, बाद में तुम कंफ्यूज जाते हो कि किस ड्रग्स का काम क्या था। तो अगर तुम इस तरीके से एक फ्लो चार्ट में पढ़ोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज। तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। नंबर 1 जो हमें ड्रग कैटेगरी के बारे में पढ़ना है, इनको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। आपने इनके बारे में शायद सुना भी होगा, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। नंबर 2 जिन ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है दैट इज ओपिएट नार्कोटिक्स। तीसरा जो हमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है दिस इज स्टिमुलेंट्स। ठीक है, स्टिमुलेंट में हाँ हाफ पेज में हो जाएगा, हाफ पेज में हो जाएगा। स्टिमुलेंट में हमें पढ़ना है कोका एल्केलॉइड, एम्फीटामीन्स, वेरी कॉमनली अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, एम्फीटामीन्स। फिर हमें पढ़ना है बच्चों टोबैको, ठीक है। एंड नंबर 4 हमें पढ़ना है हैल्यूसिनोजेंस। हालांकि इनमें से भी कई ड्रग्स है जिनका अगर ओवरडोज कर लिया जाए तो वो भी हैल्यूसिनोजेंस ही क्रिएट, हैल्यूसिनेशंस ही क्रिएट करते हैं। कोका एल्केलॉइड भी उसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। डन 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 कर लो सारे बच्चे, यस एवरीबॉडी, डन डन डन। मैं एक बारी पानी मांग लेती हूँ बच्चों। युगल यार पानी भिजवा दो ना प्लीज गरम। डन 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 डन। हाँ स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी, चलो ठीक है। डन 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 डन। अच्छा, कोई भी ड्रग्स बेटा, कई ड्रग्स इसमें से ऐसे हैं जिनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है, मतलब कि उनको अगर तरीके से यूज किया जाए, जैसे कि बेटा किसी एनिमल को अगर कंट्रोल में लाना होता है तो उनको ट्रैंक्विलाइज कर देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स दे देते हैं। या फिर अगर किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है या नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ट्रैंक्विलाइजर्स दे दिए जाते हैं। 2 एग्जाम्पल है ट्रैंक्विलाइजर्स के, बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडायजेपिन्स, ये एग्जाम्पल है ड्रग्स के जो ट्रैंक्विलाइजर्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। या फिर ओपिएट नार्कोटिक्स में आप पढ़ोगे मॉर्फिन के बारे में या हीरोइन के बारे में, तो मॉर्फिन इट्स अ वेरी कॉमन सीडेटिव, पेन रिलीवर होता है, पेन रिलीवर होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी होता है, बट इनको क्या किया जाता है, इनको मिसयूज किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि इनको मिसयूज किया जाता है, बट इनमें से ये जो कई ड्रग्स हैं इनके फायदे भी होते हैं, लेकिन उनको मिसयूज करके, ऑफ कोर्स जिस भी चीज को आप मिसयूज करोगे तो वो आपके बॉडी के लिए खतरनाक हो जाएगी। समझ आ गई बात? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स सीरीज देखी है तो उसमें रॉस का एक मंकी होता है, उसे उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था बच्चों, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसको पकड़ने के लिए उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया गया था, ठीक है, फिर उसको पकड़ लिया था। सडनली मेरे दिमाग से ना वो नाम ही हट गया। अगर आपने नहीं देखी है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, चलो नंबर 1 कैटेगरी बेटा जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रैंक्विलाइजर, मार्सेल। यस 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 यस, हिज नेम वाज मार्सेल। यस, इट्स अ वेरी पॉपुलर नेम बट आई फॉरगॉट एनीवे। तो नंबर 1 बच्चों हम जिस कैटेगरी ऑफ ड्रग से स्टार्ट करेंगे दैट इज ट्रैंक्विलाइजर। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज मैं और बता दूं बच्चा पार्टी सुनो, इनमें से जो ये 2 कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, यानी कि ट्रैंक्विलाइजर के बारे में और ओपिएट नार्कोटिक्स के बारे में, इनका जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर तुम्हारे पास ये दिमाग में ऑलरेडी रहेगा ना तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और वो कैसा काम करने वाला है।
तो ओपिएट नार्कोटिक्स और ट्रैंक्विलाइजर जो होते हैं ना बच्चों, वो एक्चुअल में ना बॉडी की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अगर कोई भी ट्रैंक्विलाइजर किसी को देते हैं या ओपिएट नार्कोटिक्स देते हैं ना, तो वो बॉडी में एक्टिविटी बढ़ाता नहीं है, वो बॉडी में एक्टिविटी को कम कर देता है, ठहराव लेके आता है, एक्टिविटी को कम कर देता है, कामनेस लेके आता है, ठीक है। लेकिन जब आप, जिसका नाम ही है स्टिमुलेंट, जिसका नाम ही है स्टिमुलेंट, उसका काम क्या होगा, बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो जो लोग कोकेन लेते हैं या एम्फेटामिन्स या टोबैको कंज्यूम करते हैं, उनमें अलर्टनेस या उनकी एक्टिविटी ज्यादा आपको दिखेगी, ठीक है, क्योंकि दे आर स्टिमुलेंट, दे स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। हैलुसिनोजेंस तो हैलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं, मतलब जो चीज नहीं हो रही है वो चीज होते हुए नजर आएगी, दीज आर हैलुसिनोजेंस। बट ये दोनों का एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, बॉडी में कामनेस लेके आना, स्लीपी बिहेवियर लेके आना, काइंड ऑफ, ठीक है। यस, तो मैं सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर से स्टार्ट करती हूँ। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, इट सप्रेसेस सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रिंग कामनेस, ब्रिंग कामनेस। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी ने ना अलग से सबसे पहले ट्रैंक्विलाइजर नहीं दिए हुए, एनसीईआरटी ने सबसे पहले ड्रग्स पढ़ाया तो ओपिएट नार्कोटिक्स के बारे में दिया हुआ है, मॉर्फिन के बारे में दिया हुआ है। बट जो इसके दो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं, बेंजोडायजेपिन या बार्बिचुरेट, वो नाम एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं और ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने सीक्वेंस और कुछ भी रैंडम वे में दिया हुआ है, बट ये एनसीईआरटी में बार्बिचुरेट और बेंजोडायजेपिन दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। यस, ये आपकी एक्टिविटी को घटा रहा है, ये आपके अंदर कामनेस लेके आ रहा है, ये प्रमोट करता है स्लीप, नींद आने लगेगी, ऐसे ड्रग्स को लेते हैं तो नींद आने लगती है। दीज आर एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक्स का मतलब ही तुम्हें पता है ना, अगेन कामनेस, नींद आना, बॉडी की एक्टिविटी कम होना, एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इन ड्रग्स को कंज्यूम करने पर नींद आ रही है, एक्टिविटी कम हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी घट जा रही है, यानी ब्रेन की एक्टिविटी घट जा रही है। तो ऐसे लोग ना बेटा, जिनको एंग्जाइटी इशू होती है, तो एंग्जाइटी इशू, यस, तो एंग्जाइटी इशू जिनको होती है ना, उनको आप ये दे सकते हो, एंटी एंग्जाइटी होती है। पर बेटा ऐसा नहीं है वो खुद से लेने लग जाएं, खुद से नहीं लेना होता है, जो भी आपको रिकमेंड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी लेते हो, अपने मन से नहीं लेते हो। या फिर जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, यानी नींद नहीं आना, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इंसोम्निया के पेशेंट्स को भी बेटा ये आप दे सकते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स एनेस्थेटिक्स हैं तो एनेस्थीसिया के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, तो मैं इसका पहले एग्जांपल लिखती हूं, ये स्टार मार्क करना क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेंजो डायाजेपिन्स कॉमा बार्बिचुरेट्स, क्लिनिकल, जिसका क्लिनिकल में इंपॉर्टेंस लिखवा रही हूं उन्हीं का लिखो, बाकी सबका लिखने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन्ड नहीं है या नहीं पूछी जाएगी। टाइप्स, एंटी एंग्जाइटी, एंटी एंग्जाइटी, ट्रीट इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, स्लीपलेसनेस, ठीक है। एनेस्थेटिक, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो बच्चों, डन डनाडन डन, फटाफट से, और इसको एक दो बार रीड करो ताकि आपको ये चीज लर्न होती जाए।
इसको रीड करो ताकि आपको ये चीजें बेटा लर्न होती जाए, ठीक है। वंस यू आर डन लेट मी नो। जिनके भी दिमाग की एक्टिविटी को, क्योंकि एंग्जाइटी होती है तो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन है, ज्यादा सोचते हैं, तो ऐसे कामनेस लाने के लिए ये ड्रग्स को यूज किया जाता है, ठीक है। फटाफट से कर लो। डन 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 डन। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। तो बेटा एक बार आंख बंद करके मेरे साथ रिवाइज करो। ट्रैंक्विलाइजर्स यानी कि बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स की मैं बात कर रही हूं, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो स्लीप को प्रमोट करते हैं, जो कामनेस लेके आते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, मतलब डिप्रेस करते हैं, ये भी डिप्रेसेंट्स होते हैं। और ओपिएट नार्कोटिक्स जो मैं पढ़ाऊंगी वो भी डिप्रेसेंट होते हैं, एक्टिविटी को कम करते हैं, डिप्रेसेंट मतलब कम करते हैं, ठीक है। एनेस्थेटिक्स होते हैं, ठीक है, स्लीप ऑफ कोर्स प्रमोटिंग। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी इनका वही हो जाएगा कि एंजाइटी के पेशेंट्स को दे दिया, इंसोम्निया के पेशेंट्स को दे दिया, डिप्रेशन के पेशेंट्स को दे दिया, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। रिवाइज इट, मेमोराइज इट। देखो आप जितना बेटा, क्योंकि आप इसके बारे में अभी 5 पॉइंट पढ़ रहे हो, अगले ड्रग्स के बारे में 2-3 और पॉइंट पढ़ोगे, अगले ड्रग्स के बारे में और 2-3 और पॉइंट्स पढ़ोगे, तो फिर बेटा जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा लर्न होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लर्न तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। यस यस एवरीबॉडी। नेक्स्ट जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं, अगेन उसका भी काम होता है डिप्रेसेंट की तरह काम करना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपियोइड्स या ओपिएट नार्कोटिक्स। दीज आर दी नंबर 2, इसमें लिख लो, दीज आर दी नंबर 2। अब एनसीईआरटी ने ना बेटा इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ओपिएट नार्कोटिक्स, यस एवरीबॉडी। एंटी एंग्जाइटी का मतलब होता है एंग्जाइटी का उल्टा। एंग्जाइटी होती है ना बेटा बेचैनी, एंग्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी। इतना ज्यादा सोचते हैं हर चीज को लेके, बहुत सारे लोगों को किसी किसी चीज से होती है। जब तुम्हारा नीट का एग्जाम आएगा ना तो अब ये नहीं है मतलब कि भैया एंग्जाइटी हो रही तो एंटी एंग्जाइटी ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड को खुद भी कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। एंग्जाइटी का मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अब तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट का एग्जाम, तो तुम्हें भी बेचैनी होगी। किसी के लिए कोई चीज बेटा इंपॉर्टेंट नहीं भी होती ना, कई लोगों को ऐसे भी होता है बेटा, घबराहट, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। यस यस। तो एनीवे ओपिएट नार्कोटिक्स या ओपियोइड्स के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस। तो एनसीईआरटी सबसे पहले कहती है कि ओपिएट नार्कोटिक्स के रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं। सो देयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन योर गट, GI tract एंड इवन ऑन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिसेप्टर्स होते हैं और आपके गट में भी रिसेप्टर्स होते हैं, GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हर एक चीज जो लिखूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन, एक बच्चा लिख रहा है मेरी मम्मी, मेरी मम्मी नहीं बेटा, सबकी मम्मी। सबकी मम्मियां बहुत ओवरथिंक करती हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो दे ओवरथिंक अ लॉट। एक मैंने मीम पढ़ा था कि 2 मिनट के लिए अगर आप फोन ना उठाओ तो मम्मी को क्या लगता है। अब मैं वो मीम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती क्योंकि उसमें फोटो थी एक, कि मम्मियों को क्या लगता है कि आपने 2 मिनट अगर फोन नहीं उठाया तो क्या क्या हो गया होगा आपके साथ। तो सब कुछ सोच लेती हैं, वो इतना ज्यादा सोचती हैं, ठीक है। हालांकि हम अपने पेरेंट्स की पोजीशन पे है नहीं, तो हमें नहीं पता है कि वाई सच ओवर मतलब थिंकिंग इज देयर, है ना। तो माँ होती है, खैर, ठीक है। सो देयर रिसेप्टर्स आर बच्चों प्रेजेंट ऑन CNS। अब मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूं, ये तो आपको समझ में आ गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट का मतलब है बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है मॉर्फिन एंड हेरोइन। कहां से ऑब्टेन किया जाता है,
किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उस एनसीईआरटी में उसका बेटा केमिकल स्ट्रक्चर भी मॉर्फिन का दिया हुआ है, प्लांट में प्लांट का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आता है। ठीक है, हाँ। तो जैसे मॉर्फिन के ही मॉडिफिकेशन से दूसरा वाला ड्रग बन रहा है जिसे बोलते हैं हीरोइन। ये दोनों ही ओपिएट नार्कोटिक्स के एग्जांपल है। तो कहां से मॉर्फिन को ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के लैटेक्स से। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या दिया हुआ है? पैपेवर सोमिनिफेरम। तो एनसीईआरटी में एक तो ओपिएट नार्कोटिक्स के लिए दिया हुआ है कि कहां से ऑब्टेन करते हो। कैनाबिनॉइड्स जब मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये मैं कंपेयर कर रही हूं ऑलरेडी जो आप आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है, अटेंशन के साथ में पढ़ो। ठीक है, तो जब मैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में बताऊंगी तो वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। ठीक है, इसके अलावा और किसके बारे में दिया हुआ है? हाँ, कोका एल्केलॉइड को ऑब्टेन किया जाता है इराइथ्रोजाइलम कोकोआ। तो मैं सारे प्लांट्स का नाम बता रही हूं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। साइंटिफिक नेम इज पैपेवर सोमिनिफेरम। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख भी दे रही हूं, morphine which is a opioid is obtained from the latex of poppy plant, papaver somniferum। पैपेवर सोमिनिफेरम। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिखा हुआ है भाई, और क्या लिखा हुआ है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? यार पानी दे दो प्लीज, सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, बेटा कोई दिक्कत है क्या समझने में? एक बारी बाकी बच्चे मेरे को बता दो, कोई दिक्कत है क्या यहां तक समझने में? अरे रिसेप्टर्स मतलब वो कहां पे जाके बाइंड करके अपनी एक्टिविटी करेंगे, वो कहां जाके बाइंड करके अपनी एक्टिविटी करेंगे? तो उनके रिसेप्टर्स तो होने चाहिए ना, ड्रग्स के कोई तो रिसेप्टर्स होंगे ना। अगर वो ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पे रिसेप्टर्स होंगे। गट में कुछ चेंजेस कर रहा है तो वहां पे कोई बेटा रिसेप्टर्स होंगे। डन एवरीबॉडी। चैट्स में ऑफ कर रही हूं यार, कुछ बच्चे ना बहुत बातें करते हैं तो फिर उल्टा फुल्टा भी लिखते हैं। ठीक है, चलो मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं अभी थोड़ी देर। ठीक है, बिल्कुल सानविया ने आंसर दिया, उसी के चैट पे वो हो गया, रुक गया। सो दीज आर दी टू एग्जांपल्स बेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मॉर्फिन को तो तुमने बेटा पैपेवर सोमिनिफेरम से एक्सट्रैक्ट किया, और मॉर्फिन के ही मॉडिफिकेशन से बनता है हीरोइन। हीरोइन इज फॉर्म्ड बाय डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पूछते हैं कि हीरोइन मोनो एसिटाइलेशन से बना या डाई एसिटाइलेशन से बना। एसिटाइलेटेड होता है या एसाइलेटेड होता है? केमिस्ट्री पढ़ते हो ना यार, मैं केमिस्ट्री नहीं बता रही हूं। एसिटाइल ग्रुप अगर लग गया तो एसिटाइलेशन हो गया, है ना। So it is formed by diacetylation of morphine. Heroin is white, odorless, crystalline, bitter. NCERT में दिया हुआ है ना। ये बोल दो कि आपको कैसे पता। bitter, crystalline, odorless, white. It is usually snorted or taken intravenously. समझ आ गई बात? लिख दूं मैं पहले यहां पे, फिर आप बेटा अपनी दुख दर्द समस्याएं बोलना। हीरोइन इज, इट इज
formed by diacetylation of morphine. It is formed by diacetylation of morphine. It is white, crystalline, bitter, odorless. odor मतलब कोई स्मेल नहीं है. odorless. It is usually taken intravenously or snorted. ओवरऑल ये ड्रग्स करती क्या है? डिप्रेसेंट की तरह काम करती है. एक्टिविटी को, नर्वस सिस्टम के, बॉडी को डिप्रेस कर देती है, स्लो डाउन कर देती है. कभी कभी यूफोरिया भी क्रिएट करती है. यूफोरिया का क्या मतलब होता है? अब मेरे को चैट्स ऑन करने पड़ेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफोरिया? ये यूफोरिक भी होते हैं. यूफोरिक का क्या मतलब होता है? एनीवन? देखो ये डिप्रेशन की तरह तो काम कर ही रहे हैं, बट मैंने क्या कहा, कभी कभी ये यूफोरिक भी हो जाते हैं. यूफोरिया का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? वैसे कई सारे ड्रग्स होते हैं जो यूफोरिक होते हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफोरिक? वी डोंट नो. हैप्पीनेस. हैप्पीनेस, अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. फील गुड, फील गुड. लेकिन कोई भी ड्रग्स को फील गुड करने के लिए नहीं लेना चाहिए. तो जैसे हैलुसिनोजेंस होते हैं ना बच्चों, हैलुसिनोजेंस जो होते हैं वो भी यूफोरिया क्रिएट करते हैं. यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, खुशी फील करना. बट वो खुशी होती है टेम्पोररी, क्योंकि वो खुशी तभी होती है जब ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो. ड्रग्स का असर उतरा, रिसेप्टर्स पे काम करना बंद किया, वो टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस भी गॉन. परमानेंट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप परमानेंटली कुछ अच्छा करोगे. समझ रहे हो मेरी बात? दीज आर ओनली टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. और कोई भी ड्रग बेटा, चाहे कोई मैं हैलुसिनोजन की बात कर रही हूँ या किसी में कैनाबिनॉइड्स की बात कर रही हूँ, कोका एल्कलॉइड भी जब लेते हैं ना, तो एनीवे जो भी ड्रग्स आपको यूफोरिया की फीलिंग दे रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होके यूफोरिया फील करते रहेंगे तो एक टाइम में ना नेचुरली आपकी बॉडी कुछ करना ही बंद कर देगी. आप ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो जाओगे. फिर नेचुरली किसी चीज को फील करना कंपैरेटिवली टफ हो जाता है, बिकॉज आपने अपने बॉडी को, अपने रिसेप्टर्स को, अपने नर्वस सिस्टम को इसी तरीके का बना दिया कि जब आप वो ड्रग्स कंज्यूम करेंगे तभी आप हैप्पी फील करेंगे. समझ रहे हैं? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी. ठीक है, डन डन. तो बेटा मैं इसको वापस है ना, मैं हर एक ड्रग पढ़ा के पिछले ड्रग का भी एक बारी रिवाइज करा दूंगी. ठीक है, तो मैं एक बारी ना इसके बारे में एक नोट डाल के लिखती हूँ, क्योंकि शायद एनसीईआरटी में प्रॉपरली दिया नहीं है. दीज ड्रग्स आर डिप्रेसेंट्स, स्लो डाउन करती है बॉडी एक्टिविटी को. ड्रग्स आर डिप्रेसेंट्स. डिप्रेसेंट्स का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो बॉडी के एक्टिविटी को डिप्रेस कर दे, बॉडी की एक्टिविटी को कम कर दे. ठीक है, यूज्ड एज सीडेटिव्स, मतलब पेन को कम करने के लिए, पेन किलर. सीडेटिव्स या एनाल्जेसिक्स भी बोलते हो. सीडेटिव्स या एनाल्जेसिक्स का मतलब वही है, पेन किलर की तरह या पेन रिलीवर. ठीक है, और यूफोरिक भी होते हैं, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, डन डन. अरे मैं साइड हो जाऊंगी ना. हाँ मैं बता रही हूँ, स्मैक मैं बता रही हूँ. अर्नब बेटा अभी खत्म कहाँ हुआ है? मैंने बोला अभी खत्म हो गया है. डन डन कर लो. डन. इसकी एक लास्ट
लास्ट एक दो बातें बची हुई है। एक, एनसीईआरटी का डायग्राम पहचानना सीखो कि मॉर्फिन क्या दिया हुआ है, क्योंकि कैनाबिनॉइड का भी एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। तो कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये एक्टिविटी बढ़ाएगा या ये एक्टिविटी घटाएगा, ये हैल्यूसिनेशंस क्रिएट करेगा या ये सिडेटिव की तरह काम करेगा। तो कभी कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी वाले डायग्राम्स भी पता होने चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी में एक चीज और दी हुई है बच्चों कि हीरोइन को कॉमनली स्मैक बोला जाता है। हीरोइन को कॉमनली स्मैक बोला जाता है, जैसे कि जो मैं अगला ड्रग का कैटेगरी पढ़ाऊंगी दैट इज कोकेन, कोका एल्केलॉइड, उसको कोक बोलते हैं या क्रैक बोलते हैं। उसका कॉमनली नेम होता है कोक और क्रैक, कोकेन का। हीरोइन को कॉमनली क्या बोला जाता है? हीरोइन को इट इज कॉमनली कॉल्ड एज, अगर आपके पास यहां जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज में लिख लो, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। ठीक है? यस यस। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। हमने यहीं पे लिख लिया है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, पेन किलर, इसलिए मैंने अलग से लिखा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है? यस यस। चलो पहले मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूं। ये मॉर्फिन का एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये आपको बनाना है कि अपने नोटबुक में? बिल्कुल भी नहीं, ये आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो ये हमने क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे? क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, और अगर आप राइट साइड वाला पेज देखोगे, ये तो लेफ्ट साइड में नीचे दिया हुआ है, अगर आप राइट साइड वाला पेज देखोगे तो वहां पे कैनाबिनॉइड का भी एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड। तो आपको एक कैनाबिनॉइड का डायग्राम डिफरेंशिएट कर पाओ कि मॉर्फिन का क्या है, तो बस ये देख लो एक बारी ताकि पता चल जाए कि ये मॉर्फिन बनाया हुआ है, कि ये मॉर्फिन बनाया हुआ है। ठीक है? और दूसरा कि ये डायग्राम पैपेवर सोमिनिफेरम का है, पॉपी प्लांट का है, क्योंकि एनसीईआरटी में दतूरा का भी एक प्लांट दिखाया हुआ है, कैनाबिस सटाइवा उसकी भी एक पत्ती दिखाई हुई है। ठीक है? तो आपको सारे डायग्राम्स को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है? यस ठीक है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। डिफरेंट होगा? यस 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 यस, मेरे में डिफरेंट है, किसी किसी के एनसीईआरटी में ना बेटा इसी का डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दो एनसीईआरटीज में अलग अलग बनाया हुआ है, आई नो दैट। एक पुरानी एनसीईआरटी थी, एक न्यू एनसीईआरटी थी, तो दोनों देख लेना। ठीक है? दोनों देख लेना, दोनों देख लेना। ठीक है? तो कुछ एनसीईआरटी में मेरे जैसा मिल रहा होगा, कुछ एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा होगा, तो दोनों एनसीईआरटी का देख लेना डायग्राम, क्योंकि पहले की एनसीईआरटीज में यही डायग्राम दिया रहता था। फिर इनफैक्ट पिछले साल से ही कई लोगों की एनसीईआरटी में डायग्राम डिफरेंट था, बट दैट्स ओके, यू सी बोथ द डायग्राम्स। ठीक है? आई रिमेंबर दैट, क्योंकि मैंने खुद ही देखा था कि डायग्राम में चेंज किया है। चेंज किया है मतलब ये गलत नहीं है भाइयों और बहनों, मॉडिफाइड मतलब एक ही स्ट्रक्चर को डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं ना, वैसे दिया हुआ है। ठीक है? यस। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कल तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगी, तुम क्योंकि यहां पे बेटा एकदम रोना चालू कर देते हो। एक बच्चा कह रहा है कि मैम एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन। डेफिनेटली, तो आपने मैम बोला है कि डाई एसिटाइलेशन से हीरोइन बनता है। बेटा एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है कि जब एसिटाइलेशन होती है तब मॉर्फिन से हीरोइन बनता है। अब ये नहीं बताया हुआ मोनो, डाई या ट्राई, मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया है डाई एसिटाइलेटेड। ठीक है? डाई एसिटाइलेटेड, समझ आ गई बात? एनसीईआरटी ने सही दिया है कि एसिटाइलेशन से बनता है, मैंने आपको स्पेसिफिक और बता दिया कि डाई एसिटाइलेशन होती है, कुछ गलत थोड़ी है। ठीक है? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन डन डन। एक बार देखो बेटा, ये कैनाबिनॉइड का भी स्ट्रक्चर दिया होगा, ये कैनाबिनॉइड का भी स्ट्रक्चर दिया होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड। ठीक है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी लिखा है। यार खुशी बताओ यार, फिर बच्चे यार तुम फालतू में फिर क्यों लिखते हो यार, फिर क्यों फालतू में लिखते हो? जब दिया हुआ है फिर भी तुम मुझे बोलो कि मैम ऐसे दिया हुआ है, बड़े दुष्ट हो यार तुम लोग। ये कैनाबिनॉइड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। देखो कैनाबिनॉइड आज खत्म तो नहीं होंगे, बट एटलीस्ट आप हेडिंग डाल लो, एटलीस्ट आप हेडिंग डाल लो। ठीक है बेटा, तुम फालतू की बात कर रहे हो सही में। ठीक है? चलो जल्दी से बेटा, या फिर एक काम करती हूं, जो टाइम बचा है पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूं, फिर बेटा ना इसको स्टार्ट करेंगे। तुम एटलीस्ट हेडिंग डाल लो,
अगर टाइम बचा तो इसको स्टार्ट कर लूंगी, वरना अगले दिन स्टार्ट कर लेंगे। कैनाबिनॉइड्स, हेल्यूसिनोजेंस बेटा डालो। मैं पहले ना ड्रग एंड अल्कोहल में ओपियोइड नार्कोटिक्स के बारे में क्या दिया है उसकी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ, उसकी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ। बेंजोडायजेपिन्स और बार्बिट्यूरेट्स के बारे में सिर्फ 1-2 लाइन लिखी हुई है, वो अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। बट फिलहाल एक बारी ये ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज जहां पे दिया हुआ है ना बच्चों, वो निकालो, वो निकालो एक बारी पेज, ठीक है। देखो क्या दिया है, सर्वेज एंड स्टैटिस्टिक्स शो दैट द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। जो मैं लिख चुकी हूँ, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, यहां तक का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये मैं ऑलरेडी बेटा लिखा चुकी हूँ आपको, ये मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुकी हूँ, ठीक है। यस, आगे देखो, opioid are the drugs which bind to the specific opioid receptor present in our central nervous system and the GI tract। एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इसमें तुम्हारा वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आई थिंक ये न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। Opioids are the drugs which bind to the specific opioid receptors present in our central nervous system and GI tract. Heroin, which is commonly called as smack, chemically diacetyl, दिया तो हुआ है diacetyl, diacetyl morphine, which is a white, odorless, bitter, crystalline compound, ठीक है। This is obtained by acetylation of morphine। ऑब्वियसली अगर वो केमिकली डाई एसिटाइलेटेड है तो वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनी, ठीक है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट कॉल्ड पैपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग और बाय इंजेक्शन। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट, अच्छा लिखा हुआ है ना, ये देखो ये लाइन, हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। अगला जो हम बेटा कैटेगरी ऑफ ड्रग करने वाले हैं ना, तुमने कौन सा लिख दिया है, ओ नो बेटा ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, कैनाबिनॉइड्स नहीं करना है बेटा। तुमने कैनाबिनॉइड्स लिख दिया है क्या, तो उसको काटना पड़ेगा। कैनाबिनॉइड्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर मेरे को कैनाबिनॉइड नहीं पढ़ाना है, सॉरी सॉरी सॉरी। सीक्वेंस में तो बेटा कोकेन पढ़ाना है ना बेटा, प्लीज प्लीज काट दो, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा रही हूं, मैं इसके बदले में तुम्हें आज नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। नहीं लिखा ना, कई लोगों ने नहीं लिखा होगा, कई लोगों ने लिख लिया होगा, बट इससे हम कल स्टार्ट करेंगे, इससे हम कल स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ना आज की 2 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को वापस से रिवाइज करा के जा रही हूं ताकि आप भूलो ना। कल हमें कोकेन, टोबैको और हैल्यूसिनोजेंस के बारे में पढ़ना है। अल्कोहल वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, उसको मैं आपको एनसीईआरटी से ही ज्यादातर रीड कराऊंगी, क्योंकि अल्कोहल का बहुत ही थ्योरेटिकल एक टॉपिक दिया हुआ है। प्लस जो ड्रग्स एंड, अच्छा मेरी एक चीज सुन लो, मेरी एक बात सुन लो बेटा, प्लीज एक बात सुन लो। और अल्कोहल के बारे में जो चीजें दी हुई है ना बेटा, बहुत ही जनरलाइज चीजें दी हुई है कि अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है, कंज्यूम करने पर क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ड्रग्स के बारे में भी कुछ बहुत जनरल बातें दी हुई है कि कैसे प्रिवेंट किया जाना चाहिए, कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। कुछ तो मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, क्योंकि बहुत बेटा एक जनरल बात नहीं होती है कि एक बेसिक जनरल नॉलेज कि क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे पता चल जा सकता है कि कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो कुछ बातें देखो, हालांकि मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी, बट कुछ चीजें मैं आपको एनसीईआरटी रीड करने के लिए भी दूंगी। बहुत ज्यादा अल्कोहल के बारे में कॉपी में किताबें नहीं भरेंगे, क्योंकि काफी कहानी फॉर्म में है, काफी ज्यादा कहानी के फॉर्म में है। बट बाकी जो ड्रग्स बचे हुए हैं बच्चों, उन ड्रग्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और PYQs हमें कल करने हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई एम गिविंग यू 1 टास्क। होमवर्क ये है कि फुल चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आओ, ये वाले इसके फुल चैप्टर को पढ़ के आओ, क्योंकि कल हम PYQs करेंगे, क्योंकि कल हम PYQs करेंगे। कल ये आई थिंक होपफुली खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, तो हम PYQs करेंगे, ठीक है। यस बेटा, पहले मेरे को एक बात बताओ, डिड यू ऑल अंडरस्टूड द लेक्चर वेल? मुझे क्यों लग रहा है कि आज हमने ज्यादा नहीं पढ़ा। डिड यू ऑल, क्योंकि आज हमने ना बहुत ज्यादा एनसीईआरटी की रीडिंग करी है, तो इतनी एनसीईआरटी की रीडिंग करी है तो बेटा टॉपिक तो कम ही पढ़ पाएंगे, ठीक है।
आप लोगों को समझ में आया? यस एवरीबॉडी, यस, पक्की बात। चलो इस बात पे मैं आपको आज गाना सुना दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बहुत एक हफ्ते के बाद मिल रहा तो मैं आज आपको थोड़ा सा एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ। आज तो तुम मुझे बेटा किसी स्टोरी पे टैग नहीं कर पाओगे, व्हाट डू आई डू, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए गाना सुना देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ाई करी है। और कल बेटा इस चीज पर डिपेंड करेगा, देखो हालांकि मैंने बोला मैं एक दिन ही गाना गाऊंगी 2 दिनों में से, बट कल आप लोगों के लिए एक ऑफर है कि अगर आप लोगों ने PYQ में अच्छा किया, और मैं ये कैसे पता लगाऊंगी, जब मैं आपका वो कराऊंगी, क्या नाम है, पोल, जो कि अगर चल जाए तो, अगर मैं पोल में मैं देखूंगी अगर चल जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कि कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, तो वो प्रतिशत पे डिपेंड करेगा कि तुमको गाना सुनाया जाएगा कि नहीं। बेटा तुम्हें पक्का समझ आया ना, लेक्चर अच्छे से समझ में आया ना, ठीक है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रग्स से भी चांसेस है क्वेश्चन आने के। अल्कोहल थ्योरेटिकल है, बट ड्रग्स में बेटा ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यस। चलो तो बहुत बढ़िया बात है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा लाइंस में आप लोगों को सुना देती हूँ, ठीक है, तो थोड़ा हमारे दरवाजे को बंद होने दीजिए, उसके बाद हम सुनाते हैं आपको। यस, बाहर के लोगों तक आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए बच्चों, यस। अच्छा एक बच्चा कह रहे एक बार रिवाइज करा दो, चलो मैं पहले जो दो मैंने आपको ड्रग्स बताए उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ, जब आपने बोली दिया तो मैं करा देती हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ा बेटा आंख बंद करके, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडायजेपिन्स जो कि ट्रैंक्विलाइजर्स थे, मॉर्फिन और हीरोइन जो कि क्या थे, जो कि ओपिएट नार्कोटिक्स थे। ये भी डिप्रेसेंट्स हैं, ये भी डिप्रेसेंट्स हैं, ये पेन रिलीवर की तरह काम करते हैं, आपके मॉर्फिन और हीरोइन, और आपके बेंजोडायजेपिन्स और बार्बिचुरेट जो होते हैं कामनेस लेके आते हैं, स्लीप प्रमोटिंग होते हैं, बॉडी की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, इनसोम्निया के पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, एंजाइटी के पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स का काम करते हैं, ठीक है। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पैपेवर सोमिनिफेरम, जिसके मॉडिफिकेशन से डाईएसिटाइलेशन से बनता है हीरोइन, commonly called as smack. It is white, crystalline, odorless, bitter, present receptors present on the central nervous system and the GI tract. It acts as a depressant, temporary feeling of happiness यानी कि यूफोरिया की तरह काम करता है, generally taken by snorting and injection, ठीक है। देखो आप कोई बोलेगा तो मेरे को रिवाइज तो कराना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब मैं आपको गाना सुना देती हूँ, ठीक है, यस। चलो 3, 2, 1 गो। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना समझ ना आए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे ना जानी ना भाली ना ताए रे, दिशाहारा केमुन बोका मुंटा रे। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहां नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे, उम्र का ये ताना बाना समझ ना आए रे, जुबां पे जो मोह नमक लगाए रे, के देखे ना जानी ना भाली ना दाए रे, दिशाहारा केमुन बोका मुंटा रे, ठीक है। Thank you so much everybody, I love you all, do give your feedback and comments, I read them all, और कोई डाउट्स हो तो जरूर पूछना, I will try to address as many doubts as possible and rest all the teachers जो बैक एंड पे हमें सपोर्ट करें वो भी आपके डाउट्स लेते हैं, तो डू शेयर योर डाउट्स एज वेल, वैलिड डाउट्स, ठीक है बच्चों। यस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।